डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का फूफा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप हर इंसान से परेशान है, हर इंसान को पोक कर रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, हर इंसान के पीछे पड़ चुका है। अगर आप इंडिया को देख लो, चाइना को देख लो, रशिया को देख लो, इवन उसके खुद के घर में मतलब यूएस में देख लो, गोल्डमैन सैक को आके धमका रहा है, पवल को आके धमका रहा है। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया ने डील करा चाइना के साथ 2021 के बाद, इसके बारे में डिस्कस करना तो जरूरी है। और इंडिया धमका रहा है यूएस को कि भाई मैं आपका डॉलर बेच दूंगा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। और बहुत बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर जानने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको ये चैनल, ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर दो, सुबह का समय है, मेरा भी दिन बन जाएगा। दूसरी चीज, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम हर अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। शेयर बाजार में जो अपॉर्चुनिटी होती है जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट एज ए इन्वेस्टर हम कमा पाए। सो बिना टाइम वेस्ट करें डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो शुरुआत करते हैं, ट्रंप ने कैसे धमकाया गोल्डमैन सैक के सीईओ को। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो प्रेडिक्शन है वो काफी ज्यादा गलत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आप एक न्यू इकोनॉमिस्ट हो। तो बेसिकली हुआ क्या था, गोल्डमैन सैक के सीईओ ने बोला था कि जो टैरिफ लग रहा है ना, इससे जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ जाएगा यूएस का। और ये चीज लेकर के यूएस के अंदर लोग परेशान थे, क्योंकि जो गोल्डमैन सैक हो गया, ब्लैक रॉक हो गए, ये बड़े नाम है। और जब ये कुछ प्रिडिक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी चीजों में दम होता है, वजन होता है, और लोग इनके बेसिस के ऊपर ही डिस्कस करते हैं। किसी को भी देखोगे तो इन लोगों की जो एनालिसिस होती है उसको एज अ बेंचमार्क जरूर कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली यही हुआ था, और इस वजह से जो यूएस है उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही थी। लेकिन उसके बाद जब रीसेंट इन्फ्लेशन का डेटा आया, और जो डेटा था वो एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा बेटर आया, और जैसे वो इन्फ्लेशन का डेटा आया, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने पकड़ा और हड़का दिया गोल्डमैन सैक के सीईओ को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया। वो उस इकोनॉमी की बात कर रहा है जहां पे वो अपना ट्रंप टावर बना रहा है, और वो बनने से पहले सोल्ड आउट हो रहा है। अगर आप हमारी इकोनॉमी की बात करोगे तो हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है जितनी तेजी से यूएस सोच नहीं सकता। यहां पे डिबेट हो सकता है डेटा सही है, गलत है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, ये टोटली मतलब डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे डेटा के साथ डेफिनेटली छेड़खानी होती है। लेकिन फिर भी हम अगर ये बोले कि भाई डेड इकोनॉमी है, अगर हम डेड इकोनॉमी होते तो भैया आपकी नजरें भी हम पे नहीं होती, और हमसे आकर के ट्रेड करने के पीछे नहीं पड़े होते। अगर हम डेड इकोनॉमी थे तो आपको छोड़ करके चले जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें वापस से ट्रंप की, ट्रंप ने फेड के चेयरपर्सन को भी हड़का दिया। कैसे? जैसे यूएस का सीपीआई डेटा जुलाई का रिलीज होता है तो सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं, मार्केट सरप्राइज हो जाता है, पवल सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, बड़े लोग यहां पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन सडनली इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्ट किया उससे कम आ गया। ये गुड न्यूज हुई, लेकिन मार्केट ने बिहेव नहीं करा। इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनो। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो ट्रंप है उसने हड़का दिया कि भाई अब रेट कर दो, पवल कम। काफी ज्यादा टाइम हो चुका है आपको बोलते हुए, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। अब पवल बेचारा क्या करे, कोर इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। अगर आप सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करोगे वो कम आया, तो ये कंफ्यूजन वाला स्टेट है। यहां पे कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल नहीं है। इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखा जाता है। उसके बेसिस पे जो फेड होती है, आरबीआई होती है, कोई भी सेंट्रल बैंक होता है, वो अपने डिसीजन लेता है, ठीक है। और फेड के ऊपर हर किसी की नजर होती है। तो ट्रंप ने सीपीआई इन्फ्लेशन देख करके वहां पे पवल को भी हड़का दिया। बट मजेदार बात यह है कि जो यूएस है ना, वहां पे आप डायरेक्टली किसी पे प्रेशर नहीं कर सकते, और इंडिया कैसे प्रेशर कर रहा है ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है यूएस की, कि अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो आप ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर आप देखोगे काफी सारे मार्च चल रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट। अगर आप एक और चीज नोट करोगे, ट्रंप के अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं कि भाई तुम करना क्या चाहते हो। इंडिया यूएस के जो रिलेशन है, जो कि इतने सालों से बनाने की कोशिश की गई है, उसके बाद यहां तक आए थे, आपने ऑलमोस्ट उसको खराब कर दिया है। अब यहां पे दो सिनेरियोस पैदा होते हैं इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये जानना जरूरी है, क्योंकि शेयर बाजार के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर्सपेक्टिव आप चेक कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या ट्रंप कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर देगा कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाएं, और जो इंडिया है वो चाइना की साइड जाना शुरू कर दे। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर इंडिया चाइना का रुख अपनाता है कि चाइना के साथ हम जाके मर्ज होंगे या उनसे ट्रेड करेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये भी मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। लेकिन इन सारी चीजों से पहले बात करनी है हमारी कि यूएस का जो डेटा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। सो अगर हम यूएस के सीपीआई डेटा की बात करें, तो जो सीपीआई डेटा था उसकी एक्सपेक्टेशंस थी 2.8% की, और जो करंट डेटा निकल के आया वो आया 2.7% के आसपास का। तो जो सेंट्रल
बैंक होता है उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि भाई रेट कट करो, और ये जो ट्रंप है ये रेट कट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इवन अगर हम आरबीआई की बात करें वो भी रेट कट करने के पीछे क्यों पड़ी हुई है? जब आप रेट कट करते हो ना तो आप लिक्विडिटी बढ़ाते हो बाजार के अंदर, मतलब ज्यादा पैसा। अब अगेन मैं बार बार सेम चीज समझाऊंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल लिक्विडिटी। अब इसका मतलब क्या है? क्या भाई नए प्रिंट छापने शुरू हो जाएंगे? नहीं, बेसिकली क्या होता है कि आपको सस्ते प्राइस के अंदर लोन मिलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा? ज्यादा लोन बटेंगे और वो जो पैसा है वो सिस्टम में ही घूम करके आएगा, तो इससे ग्रोथ आती है, ग्रोथ इंजन शुरू होता है। और इसी वजह से जब रेट कट होते हैं, मतलब जो एफडी के रेट होते हैं वो आपको कम मिलेंगे, जब आप लोन लेने जाओगे आपको कम रेट में लोन मिलेंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लोन लेने जाएगी कम रेट के अंदर लोन मिलेगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आप एक्सपेंशन की साइड जाओगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ये रियल ग्रोथ नहीं है। देखो दो तरीके की ग्रोथ होती है दुनिया के अंदर, पहली होती है आर्टिफिशियल ग्रोथ, दूसरी होती है रियल ग्रोथ। अब आर्टिफिशियल ग्रोथ क्या होती है? सेम चीज, आप रेट कट करो आपको ग्रोथ मिलेगी, आप रेट कट करो लिक्विडिटी मिलो, लिक्विडिटी क्रिएट करो आपको ग्रोथ मिलेगी। और जो रियल ग्रोथ होती है वो मिसिंग है, वो एक डेकेड के अंदर या 2 डेकेड के अंदर मेनली आपको रियल ग्रोथ दिखती है। सो रियल ग्रोथ का बेसिक मतलब क्या है? छोटे छोटे हिस्से में समझा देता हूं, डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना। रियल ग्रोथ का मतलब है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, मतलब कोई चीज अगर 10 दिन में हो रही है तो वो 7 दिन में होना शुरू हो जाए तो उसको रियल ग्रोथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप काम ज्यादा कर पाओगे, मतलब प्रोडक्टिव हो पाओगे। और इसका एक बेसिक एग्जांपल दूं, सन 2000 में जब इंटरनेट आया, जैसे आपको पता है अमेजोन आई और बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज आई, तो उस समय पे क्या हुआ? रियल ग्रोथ हुई। क्यों? लोग पेन और पेपर से लेकर के लिख रहे थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ एक सेंट्रलाइज रेपो बनी हुई है जहां पे जाकर के आप चीजें एक्सेस कर सकते हो। तो रिपीटेटिव काम जो था वो काफी हद तक कम हो गया था इंटरनेट के आने की वजह से, जिससे रियल ग्रोथ आई थी, जिससे आर्टिफिशियल ग्रोथ कम हो गई थी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो डेट बेस्ड इकोनॉमी है, ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझाता हूं मैं आपको डेट बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है। जैसे अगर सपोज करो हमारे पास 100 रुपए हैं, हम 200 रुपए का डेट लेकर के घूम रहे हैं, तो हमारी डेट बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे यूएस की डेट बेस्ड इकोनॉमी है, जितनी उनकी इकोनॉमी का साइज नहीं उससे ज्यादा डेट लिया हुआ है। अब ये जो डेट है ये कम कैसे होता है? ये डेट 2 चीजों से कम हो सकता है। पहली चीज, जो आपकी कमाई है, जब हम बजट करते हैं ना, जो बजट का सीजन आता है, जो आपकी कमाई है उससे आप डेट को रीपे करो। जैसे इंडिया भी अपने बजट का बहुत सारा हिस्सा डेट को रीपे करने में देता है। दूसरा होता है कि आप इतना ज्यादा अर्न कर लो कि भाई आप डेट रीपे कर पाओ। ठीक है, आपको बजट करने की इतनी जरूरत ना पड़े, और ये आप तब कर पाओगे जब आपकी रियल ग्रोथ आएगी। अब रियल ग्रोथ कब आएगी? जब आप 7 दिन का काम 10 दिन में जब आप 10 दिन का काम 7 दिन में कर पाओगे, और जो 3 दिन एक्स्ट्रा बचे उसमें आप एक्स्ट्रा काम कर पाओगे, तो मतलब रियल ग्रोथ आई, रियल पैसा आया। अब सन 2000 में ये काम करा था आईटी इंडस्ट्री में, उसके बाद जो यूएस का डेट था वो थोड़ा कम हुआ। अब 2025 में जो रियल ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है एआई से, और एआई की वजह से जॉब जा रही है। लोग बोलेंगे यार एआई की वजह से जॉब जा रही है, डेफिनेटली जॉब जाएगी। अगर आप कैपेबल नहीं होगे तो आपकी जॉब जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सन 2000 के अंदर जो पेपर पेन से ही लिख रहे होंगे उनकी जॉब गई होगी, जो कंप्यूटर चलाना जानते होंगे उन्हें जॉब मिली होगी। सेम चीज 2025 के अंदर भी होगा, आने वाले 5 साल के अंदर और भी ज्यादा जॉब जाएंगी। जो एआई को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा उसको जॉब मिलेगी, ज्यादा पैकेज मिलेगा, और जो एआई को यूज करके प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएगा, एआई जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से रियल ग्रोथ आती है दुनिया के अंदर। सो नेट नेट सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर आपके देश को ग्रो करना है तो दोनों ग्रोथ में से एक होना चाहिए। अब रियल ग्रोथ हर इंसान नहीं ला सकता, तो इसी वजह से लिक्विडिटी मतलब रेट कट करके कंजम्पशन बढ़ाई जाती है और ग्रोथ लाई जाती है। तो इस वजह से हर सेंट्रल बैंक के ऊपर हमेशा प्रेशर होता है कि भाई रेट कट करो, हमारे देश को ग्रो करो, लेकिन ये डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये समझ गए ना तो पहली चीज तो रिच कैसे होते हैं उसका तरीका आप बहुत आसान से समझ पाओगे, क्योंकि जो भी रिच है वो डेट बेस्ड इकोनॉमी जैसे ही आप उनको समझ सकते हो, कर्जा ले लेकर के पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए तो भाई पैसा बनाना आसान हो जाता है। और इसी तरीके से हमारी आरबीआई एक काम कर रही है जिसको कहते हैं इन्फ्लेट करना प्राइस को, और ये चीज एक्चुअली शॉर्ट टर्म में तो आप सस्टेन कर लोगे, लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। वो क्या है ये समझो, जो आरबीआई है उसने करीब करीब $5 बिलियन बेच दिए ग्लोबल मार्केट में ताकि जो रुपी है वो स्ट्रांग हो पाए। सो बेसिकली हो क्या रहा था, अगर आप देखोगे जो एक डॉलर है उसकी जो प्राइस पहुंच गई थी वो पहुंच गई थी 87 रुपीज 89 पैसे के आसपास, और इतने में $1 मिलता है। और अगर आप देखोगे जब से ये सेल आउट हुआ है जो हमारा रुपया है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये होता कैसे है, डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल सा रूल है भैया। अगर रुपया को कोई यूज नहीं करेगा, मतलब अगर आप देखोगे हम ऑयल खरीदते हैं तो हम भाई नेट इंपोर्टर हैं ज्यादातर ऑयल वाले देशों के लिए, क्योंकि रशिया बोलेगा तू तो मुझसे 100 रुपए का तेल खरीद लेता है लेकिन मैं तुझसे 60 रुपए का सामान खरीद पा रहा हूं, अभी जो 40 रुपए बचे हैं इसका मैं क्या करूं। इसीलिए डॉलर आया था कि भाई अगर आपके पास डॉलर है तो दुनिया में आप
कहीं पे भी कुछ भी खरीद बेच सकते हो, ठीक है, इसीलिए उसको ग्लोबल करेंसी कहा जाता है। लेकिन अब ये जो रुपया है, डिमांड है नहीं, क्योंकि भाई हम बेचे किसे, अगर रुपया को स्ट्रांग करना है तो बेचे किसे, तभी जाके डिमांड बढ़ेगी। अब इस वजह से आर्टिफिशियल डिमांड करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से अगर आप देखोगे ना, जो आरबीआई है वो कहीं ना कहीं बार बार आकर के डॉलर्स बेचती है। ये डॉलर कैसे बेच देती है, उनके रिजर्व करेंसी में पड़ा होता है। अब ये रिजर्व करेंसी क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। अगर आपको पसंद होगा तो मुझे बताना, हर दिन एक टॉपिक कवर करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि रिजर्व करेंसी कैसे बनती है। अगर कोई यूएस से इंडिया भेजता है तो क्या वो रिजर्व करेंसी का पार्ट होता ही नहीं होता, ये सब चीजें मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। अगर आप नेट देखोगे, जो हमारा देश है वो 11 महीने की फॉरेक्स रिजर्व करेंसी के साथ काम करता है कि भाई इतना पैसा, कि भाई इंडिया के पास इतना डॉलर होता है कि वो 11 महीने तक अपना देश आसानी से चला सकता है। अब क्यों होता है, और इसी वजह से जो यूएस है इसको भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि भाई उसकी करेंसी स्ट्रांग होगी, अगर हर इंसान होल्ड करना चाहेगा, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में अभी कवर करने की कोशिश करूं तो वो ये है कि डॉलर बेच करके आईएनआर को संभालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। हमारी करेंसी अगर गिरेगी, हमारी करेंसी डी वैल्यू होगी, तो इस केस के अंदर हमारे जो इंपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे, और इस केस के अंदर हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाएगा। तो रिसेंट जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था इंडिया का, उसको भी संभालने की कोशिश डॉलर बेच के की जा रही है, क्योंकि रियल ग्रोथ मिसिंग है, रियल एक्सपोर्ट मिसिंग है, और ये जो टैरिफ वाला गेम चल रहा है, इससे हमारे जो एक्सपोर्ट है वो डेफिनेटली हैम्पर होंगे। अब इसका एक और ऑल्टरनेट निकाला हमारे देश की कंपनी ने कि हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, और वो दिखाता हूं मैं आपको हुआ क्या है। सो नारायणा एनर्जी का नाम आपने सुना होगा कि ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने इस पे सैंक्शंस लगा दिया था कि आप हमें नहीं बेच सकते ऑयल, क्योंकि जो ऑयल आप बेच रहे हो, मतलब जो डीजल आप बेच रहे हो इस समय पे, जो भी आप प्रोसेस करके सामान बेचते हो, वो आपका ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, वो आप रशिया से खरीदते हो, और रशिया के ऊपर सैंक्शन है। तो भाई ईयू ने बोला, यूरोपियन यूनियन ने बोला भाई हम तो नहीं खरीदेंगे। अब नारायणा है उसके अंदर बेसिकली है क्या, अब जो नारायणा है 49% के आसपास स्टेक रशियन कंपनी का है, एक रशियन कंपनी का स्टेक है इसके अंदर। तो अब वो भी परेशान कि भाई मैं किसको बेचूं, अब इतना सारा तो हमने प्रोडक्ट बना लिया, अभी तक खरीद रहे थे, सडनली आपने सैंक्शन लगा दिए। तो वहीं आता है चाइना सेवियर बनके कि एक काम करो, आप हमें बेचो, हम खरीदेंगे आपसे ये वाला डीजल। अब यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, दोनों को ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पे आगे जाकर के बहुत ज्यादा बातें होने वाली है। पहली चीज क्या होने वाली है, देखो रशिया का ऑयल है, रशिया के स्टेक्स हैं उस कंपनी के अंदर, तो रशियन मैनेजमेंट भी होगा। अब रशियन मैनेजमेंट है तो भाई वो बोलेगा कि हाँ यहाँ पे आप डाइवर्ट कर दो, क्योंकि जरूरी भी है। तो पहली चीज ये इस वजह से डाइवर्ट हो गई। दूसरी चीज 2021 के बाद ये सबसे बड़ी डील है जो कि डीजल से रिलेटेड हुई है इंडिया और चाइना के बीच के अंदर, और जो चाइना है वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इंडिया को इस वाले सैंक्शन वाले गेम के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो जो चाइना है वो सिर्फ अपना मतलब निकालता है, और इसको ना भाई इंडिया चाइना, इंडिया चीन भाई भाई वाले गेम में मत फंस जाना, फिर आपको ये जो नेता लोग हैं ना बड़ा बेवकूफ बनाएंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, जो चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और जो यूएस है वो फर्स्ट लार्जेस्ट है। मैं इंडिया चाहता हूं फर्स्ट हो, इसलिए बार बार इंडिया निकल जाता है। तो जो चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट है, तो वो क्या करना चाहता है भाई, वो ज्यादा और एक्सपोर्ट करना चाहता है, डिपेंडेंसी बनाना चाहता है। इंडिया और चाइना के अगर आप एक्सपोर्ट में देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो हम बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए। यूएस भी है, लेकिन यूएस से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अब इंडिया यूएस के पंगे के बीच में चाइना मजे लेना चाहता है। 2+1 का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, बीच में काफी पॉपुलर हुआ था। ये क्या था, ये था कि यूएस आकर के चाइना पे सैंक्शन लगाएगा और इंडिया यूएस को ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा था, बहुत पॉपुलर हुआ था, मतलब अंधा पैसा बना रहा था, अरे भाई 2+1 और जो भी उस कॉन्सेप्ट का नाम था। अब हो इसका उल्टा गया, पता क्या हो गया, जो चाइना है वो यूएस को सामान बेच रहा है, डायरेक्टली दे रहा है, वियतनाम के थ्रू बेच रहा है, और इंडिया को अब कह रहा है चाइना कि भाई मैं तुझे भी सामान बेचूंगा। क्यों, क्योंकि अब हम रिलेशन सही कर लेते हैं। आपके रिलेशन ना अमेरिका के साथ खराब हो गए, अरे मेरे भाई अमेरिका के साथ खराब हो गए, इसका ये मतलब नहीं है ना कि आपसे हम खरीदना शुरू करेंगे, हमें अपना सामान बेचना है। एक डीजल आपने हमसे खरीद लिया, इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप हमारे बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हो। और इंडिया क्या चीजें बेच पाएगा चाइना को, अगर आप हमारे एक्सपोर्ट्स को कभी खंगालोगे खोल करके ना, तो हमारी जो मेजर सर्विसेज होती है जो हम ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में अलग अलग, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, चाइना हो गया, अलग अलग जगह पे, सो हम बहुत ही लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट बेचते हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स क्या
क्या होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें मार्जिन है, आपका देश ज़्यादा पैसा कमाता है। आईटी सर्विसेज एक हाई मार्जिन वाला है जो हम करते हैं। दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग, जो हम नहीं करते, मतलब इस स्केल पे नहीं करते जहाँ पे हमारा पैसा और डोमिनेंस हो। और टेक्सटाइल, अब टेक्सटाइल के अंदर गेम ही पलट गया, क्योंकि अब जो टेक्सटाइल है वो कॉमोडिटी है। कॉमोडिटी का मतलब क्या है, भाई मेरे को कपड़ा लेना है, चाहे मैं इंडिया से बनवाऊं चाहे मैं वियतनाम से, जहां सस्ता मिलेगा मैं वहां से बनवाऊंगा, ठीक है। तो ये दिक्कत है। अब इंडिया चाइना के रिलेशन को लेकर के ना काफी ज्यादा फैसिनेशन होगी देखना कुछ टाइम के लिए मीडिया के अंदर, बट इन अ लॉन्ग रन वो यूएस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जितना एक्सपोर्ट हम यूएस को करते थे, आपको क्या लगता है उतना चाइना को कर पाएंगे? नहीं, चाइना हमारी मार्केट में आके फेड डंप करना शुरू करेगा और इंडिया चीन भाई भाई वाले नारे आपको हो सकता है लगते हुए कुछ टाइम के अंदर दिखे भी जाए। एक और मस्त चीज होती है यूरिया। अब यूरिया क्या है, जब आपको फार्मिंग करनी होती है तो उसके अंदर खाद की तरह काम करता है, वो ग्रो करने में हेल्प करता है। मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता, सो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी एक्सपर्ट एरिया नहीं है वो। तो यूरिया क्या होता है, यूरिया के अंदर जो चाइना है उसने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था इंडिया को कि भाई हम आपको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बेनिफिट होता है, यूरिया सस्ता मिलता, हम ज्यादा ग्रो कर पाते हैं अपने क्रॉप्स। बट बेसिकली क्या होता है, अब चाइना कह रहा है कि भाई आप यूरिया भी हमसे ले लो। अब यूरिया अगर हम चाइना से लेंगे तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि सस्ते में मिल जाएगा हमें। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आप ये चीज समझो, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो चीजें दिक्कत हो जाएगी। आपने कभी वो नाम सुना होगा ना कि ड्रग होता है, धीरे धीरे करके किसी को एडिक्ट करो और उसको खराब कर दो। सेम चीज मुझे लगता है इंडिया के साथ चाइना करेगा कि पहले आपको सस्ती चीजें बेचेगा, पहले फ्रेंड बनेगा, उसके बाद आकर के आपके मार्केट में चीजें डंप करेगा। चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मतलब फैक्ट्री है दुनिया की। आपको क्या लगता है हम क्या बेच सकते हैं और क्या ये चीज सही है भी या नहीं है? हमें क्या चाइना के साथ एक्चुअली डील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और चाइना फ्रेंड नहीं बन सकता, हमारे साथ बहुत फाइट्स ऑलरेडी हो चुकी है। तो आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर मेरा कोई से है। जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये बहुत सारे अपडेट आए हैं कल के दिन के अंदर। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।